डिस्कस करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और हम ड्राइव करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन सिमिलर बट डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर एन टोटल नंबर्स हैं पार्टिकल्स के, जो पार्टिकल एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल हैं। ठीक है, N1 N2 N3 एंड आई अप टू सो ऑन, ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4 करके। बी द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हुज फेस पॉइंट्स lie in the cell 1 2 3 4 up to so on k respectively in equilibrium state. As the gas molecules are moved continuously, therefore NIs will change continuously in many different ways and obeys fundamental postulate of statistical mechanics. कह रहे हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मोशन में होंगे, विल चेंज कंटिन्यूसली इन मैनी डिफरेंट वेज। वो अपना जो रास्ता है, अपना जो वे है, वो डिफरेंट वेज में चेंज करेंगे। लेट से कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे, रैंडम मूवमेंट है। अब हम फंडामेंटल पॉसिबिलिटीज जो है वो अप्लाई करते हैं इन पार्टिकल्स के ऊपर, जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की हमारे पास हैं। नंबर 1 जो हमारे पास पॉस्टुलेट है वो ये कहता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ कांस्टेंट। जो सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट है। कोई भी पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो सिस्टम को छोड़ के बाहर नहीं जाता। तो इट्स मीन डैट कैपिटल एन जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं बराबर है N1 N2 N3 अप टू सो ऑन कांस्टेंट के। इसका डेरिवेटिव ले लें, डेल N1 N2 N3 एंड आई एन के इज इक्वल्स टू 0, del n is equals to summation I is equals to 0 to n, del n I is equals to 0, क्योंकि जब आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट है। तो एनर्जी के लिए हमने जब पॉस्टुलेट पढ़ा था तो ये डिस्कस किया था कि जो एनर्जी फर्स्ट सेल की है, तो फर्स्ट सेल के पार्टिकल्स की एनर्जी और फर्स्ट सेल में जितने पार्टिकल्स हैं N1, उनको आप दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेकंड सेल की एनर्जी एंड सेकंड सेल के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे अप टू सो ऑन। इस तरह ये सब कुछ जब करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास पूरी फेज स्पेस की। तो इसका जब डेरिवेटिव आप लेंगे अगेन, सो अगेन आपके पास जो है वो एट द अपोजिट साइड इक्वल के कांस्टेंट 0 आएगा एंड समीशन ई इज इक्वल्स टू, ये रिलेशन बन गई। व्हेन गैस इज इन इक्विलिब्रियम प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। जब गैस आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। तो पहला स्टेप आप यहाँ पे ये लिखें P इक्वल्स टू 1। देन जब इस रिलेशन का P इक्वल्स टू 1 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 0 के इक्वल। और अगर हम इसका लॉग लें, सो log 1 इज इक्वल्स टू log P इज इक्वल्स टू log 1, और log 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। सो ये log P इज इक्वल्स टू 0 एंड उसका डेरिवेटिव अगेन लेंगे तो del log P इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम इज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इनटू डीजेनरेसी। ये प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन है कि डीजेनरेसी कहते हैं स्टेट्स को। ये स्टेट्स हैं, डीजेनरेसी स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं E1 E2 E3। और डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई है, इस फंक्शन उसका एक फंक्शन हमारे पास हो और ये डीजेनरेसी स्टेट कितनी है वो उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो प्रोबेबिलिटी आती है। सो ये जो आपके पास फंक्शन नज़र आ रहा है ये इसकी PDF है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। और ये हमारे पास डीजेनरेसी है, यानी कि डीजेनरेट स्टेट्स हैं। सो दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इन टेकिंग रूट बोथ साइड लें तो इधर आ जाएगा log P, इधर हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। सो अपर नॉमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर प्लस थर्ड टर्म, ये हो जाएगा।
लॉग एन आई माइनस दिस प्लस दिस, ये सारी लॉग की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं कि लॉग एन आई तो एज इट इज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे जितने भी एन आई N1 N2 N3 हैं सबको अलग अलग करके लिख देंगे प्लस के साथ। इधर हमारे पास ये पावर N1 में है, ये पावर सबके पहले आ जाएगी, और ये जितनी भी डीजनरेसी हैं 1 से लेकर N तक सबको हम इस तरह करके लिख देंगे। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि समीशन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे N1 से लेकर K तक हैं तो समीशन लॉग एन आई, यहाँ पे आपके पास 1 से लेकर K तक हैं तो समीशन एन आई लॉग जी आई। यूजिंग स्ट्रॉलिंग फार्मूला हमसे ये कहता है कि अगर किसी लॉग के साथ आप फैक्टोरियल का फंक्शन लिखा हुआ है, लॉग एन फैक्टोरियल बराबर होता है एन लॉग एन माइनस एन। सो ये हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे फर्स्ट वाली टर्म में। जब फर्स्ट वाली टर्म में ये अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एन लॉग एन माइनस एन। नेक्स्ट टाइम इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे समीशन को आप बाहर रखें या अंदर कंसिडर कर लेंगे भी, तो ये हो जाएगा एन आई लॉग एन आई, ये फैक्टोरियल के साथ है एक्चुअली, यहाँ पे फैक्टोरियल है। तो एन आई लॉग एन आई माइनस समीशन एन आई, ठीक है। फैक्टोरियल हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था, तो ये नोट कर लीजिएगा कि ये हमारे पास यहाँ पे फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है, इधर भी फैक्टोरियल। सो ये हमने यहाँ पे भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, एंड देन आपके लास्ट टर्म में यहाँ फैक्टोरियल नहीं है तो यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। देन एज इट इज़, ये टर्म भी एज इट इज़, ये आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये प्लस का हो गया, ये टर्म एज इट इज़। समीशन एन आई, जितने भी नंबर ऑफ N1 N2 N3 थे सबको अगर हम सम करेंगे तो कैपिटल एन आएगा। तो ये कैपिटल एन आने के बाद बोथ साइड ये कैंसिल हो गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाला, तो रिजल्ट में हमारे पास कुछ ये टर्म्स बची। इन टर्म्स में अब हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट जब हम इसको करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे आ गया डेल लॉग पी, एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कांस्टेंट है और उसका लॉग ले लें, उस मल्टीप्लाई करवा दें इनसे, तब भी वो कांस्टेंट आएगा। तो ये आपके पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया। देन स्मॉल एन आई लॉग एन आई, इन दोनों के दरमियान हम प्रोडक्ट का फार्मूला लगा देंगे। एन आई को सेम रखा, डेल लॉग एन आई के लिया, फिर लॉग एन आई को सेम रखा, एन आई का डेल ले लिया, डिफरेंशियल ले लिया। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट वाली टर्म का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें से जी आई जो है वो डीजनरेसी स्टेट्स हैं और ये स्टेट्स कांस्टेंट है, तो ये जो कांस्टेंट ट्रीट होगा और ये बाहर रहेगा। ये जो एन आई है ये स्टेट्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है एक्चुअली। ये हमारे पास N1 N2 N3 है, E1 E2 E3। तो अगर यहाँ दो पार्टिकल्स हैं स्टार्ट में, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये दो पार्टिकल्स यहाँ नहीं होंगे, फिर वो यहाँ होंगे, यहाँ पार्टिकल जो है ज़ीरो हो जाते हैं लेट से। सो ये n की वैल्यू, ये एन आई जो है ये हर सेल के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं और ये चेंज होते रहते हैं, तो ये वेरिएबल है। तो इसलिए इसको हम डिफरेंशियल में इन्वॉल्व करेंगे। और जी आई जो है वो स्टेट्स हैं, स्टेट सेल्स जो है जितने भी हैं वो स्टार्ट में जितने भी हैं फेस स्पेस के अंदर वो उतने ही रहेंगे। सो ये रीज़न है। अब आप ज़रा आगे देखिएगा कि ज़ीरो को इग्नोर कर दिया, डेल लेंगे लॉग एन आई के ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 ओवर एन आई, साथ में डेल एन आई, और समीशन ये टर्म एज इट इज़, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये टर्म भी एज इट इज़, एन आई से एन आई कैंसिल हो गया, समीशन डेल एन आई, और समीशन डेल एन आई जब हम करेंगे सो ये आएगा आपके पास ज़ीरो के इक्वल, क्योंकि इसको आप कुछ इस तरह समझें कि डेल यहाँ लगाया, समीशन एन आई यहाँ लगाया। अब आपने इसको डेल एन लिख सकते हैं। सो अगर डेल एन लिख सकते हैं तो एन तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है फेस स्पेस के अंदर जो कांस्टेंट सेम रहते हैं। सो डेट इज़ वाई ये टर्म आपके पास ज़ीरो के इक्वल आ गई। फाइनली हमारे पास ये टर्म्स बची। अब देखिए इस टर्म्स में से समीशन को बाहर निकालें, फिर इसको अंदर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके एन आई और जी आई इसको लिख दें, और डेल एन आई कॉमन करके यहाँ पे हमने लिख दिया। हमें ये पता था कि हमने ये लिखा था
कि डेल लॉग पी प्रोबेबिलिटी जब मैक्सिमम है, सो उसका जब आप डिफरेंशियल लेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। अगर ऐसा है सो ज़ीरो इज इक्वल्स टू दिस टर्म एंड ज़ीरो इज इक्वल्स टू दिस टर्म। ठीक है, समीशन लॉग एन आई और जी आई इंटू डेल एन आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यूजिंग लैग्रांजियन मेथड अनडिटरमाइंड मल्टीपल, हम यहाँ पे एक कंडीशन यूज़ करेंगे कि आप इसमें ज़ीरो और ज़ीरो अगर आपने ऐड कर दिया है तो ये वाली जो टर्म थी ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है और ये वाली टर्म ज़ीरो के इक्वल है। ये कहाँ से आती हैं? तो आंसर है ये हमारे पास थर्मोडायनेमिकल वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पासुलेट से आती हैं। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पासुलेट क्या आता है? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट। ये टर्म अभी अभी हमने ज़ीरो की इक्वल पुट की थी, इसके साथ अगर आप अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करवा दें तो करवा सकते हैं। सो ये समीशन एन, ये इसको इस तरह क्या समझें, ये हम कह सकते हैं कि डेल एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो के इक्वल है। और ये भी कहा जा सकता है कि डेल समीशन एन आई ये भी ज़ीरो के इक्वल है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल समीशन डेल एन आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और अगर इसके साथ अल्फ़ा को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ तब भी कोई इशू नहीं है, बोथ साइड तो उधर ज़ीरो हो जाएगा। सो ये टर्म ज़ीरो के इक्वल है। सिमिलरली जो एनर्जी है एन पार्टिकल्स की, टोटल एनर्जी का जो सम है वो एनर्जी भी ज़ीरो के इक्वल है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि हमने अल्फ़ा और बीटा को इन्वॉल्व करवा दिया। अल्फ़ा और बीटा को इन्वॉल्व करवाने के बाद यहाँ से हमने डेल एन आई कॉमन निकाल लिया और डेल एन आई कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे एक चीज़ ज़रा नोट करिएगा कि ये जो एनर्जी है इसके साथ एन आई नहीं है, डेल एन आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। ठीक है, जब भी ये आपके पास ज़ीरो की इक्वल होगी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इन्वॉल्व करवाएंगे और उसका डिफरेंशियल लेंगे तब आपके पास ये चीज़ ज़ीरो की इक्वल होगी। तो यहाँ एंड्स में भी सही कर लेंगे, यहाँ पे डेल एन आई है। तो फाइनली जो रिज़ल्ट आया वो ये आया कि अगर आप ये इस ब्रैकेट को जस्ट इक्वल टू ज़ीरो ले लें तो हम ले सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ये पूरी टर्म उधर सेकंड इक्वल के अपोजिट जाके ज़ीरो की माइनस में जाएगी। देन अगर हम इसका एक्सपोनेंशियल ले लें तो ये एन आई और जी आई इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू ई आई, और इसको जो है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है एन आई इज इक्वल्स टू जी आई डिवाइड बाई ई पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई। एन आई इज इक्वल्स टू जी आई ई पावर माइनस अल्फ़ा ई पावर माइनस बीटा इंटू ई आई, और फाइनली ई पावर अल्फ़ा जी आई इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस बीटा इंटू ई आई। एंड ई पावर अल्फ़ा जो है इस टर्म को हम ए के इक्वल पुट करेंगे। सो ये जो रिज़ल्ट आया है ये है हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन आई in each cell as a function of energy associated with each particle in that cell. According to equation, the number of molecules per cell, that is Ni, decrease exponentially. इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जो पार्टिकल्स हैं ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते हैं। कैसे? सो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि Ni और इधर आपको एक्सपोनेंशियल माइनस है। सो अगर हम एनर्जी को ज़ीरो रखते हैं तो एन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? वन आ जाएगी। ई पावर ज़ीरो इक्वल्स टू वन, पार्टिकल सबसे ज़्यादा आएंगे। जैसे ही आप एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करवाएंगे, 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल का जो रिज़ल्ट आता है पावर के साथ वो आता है डिक्रीज़ में आता है, यानी कि 1 से नीचे आता है। सो जैसे जैसे जो है वो आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे बीटा ई आई की, सो ये जो ग्राफ है वो नीचे आता जाएगा। सो इट्स मीन डैट जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाएंगे इन द ग्राउंड लेवल। In other words, lower energy cell will contain more molecules than higher energy cell.
लो एनर्जी सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इंक्रीज़ करते जाएंगे जैसे जैसे एनर्जी हमारे पास कम होगी और एनर्जी बढ़ेगी। सो अपर जो आपके पास ऊपर की सेल है उसके अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा चल जाएंगे। सो ये था हमारे पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।